नमस्कार। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले मिस्र में बना एक अजूबा द पिरामिड ऑफ गीजा, जो लगभग 4000 वर्ष पहले तक विश्व की सबसे ऊंची स्मारक रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हाइड ट्रूथ के ऊपर। आज उसी श्रृंखला का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, मिस्र के पिरामिड का इतिहास। काहिरा, मिस्र के बाहरी स्थान काहिरा विश्व के पुरातात्विक गीजा के पठार पे स्थित एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक पिरामिड ऑफ गीजा या मिस्र के पिरामिड या गीजा के पिरामिड। प्राचीन स्मारकों में इस परिसर में इन स्मारकों को पिरामिड के रूप में जाना जाता था, जिनमें से 3 पिरामिड सबसे विशेष। ये पिरामिड अंतर्देशीय नील नदी के और मिस्र के काहिरा से दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों आश्चर्यों में से एक है और उस समय ये पिरामिड यूनानी मतों के अनुसार सबसे लोकप्रिय थे और सबसे प्राचीन स्मारकों में से अब तक यदि कोई स्मारक अस्तित्व में है तो वो है मिस्र के पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीजा या गीजा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। बात करते हैं कि मिस्र के पिरामिड कब, कैसे, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। ये सवाल आज भी मिस्टीरियस है, आज भी लोगों के लिए गुप्त है, आज भी वैज्ञानिक इनका जवाब ढूंढ रहे हैं। माना जाता है कि तत्कालीन सम्राटों द्वारा उस समय बनाई गई कब्रगाह है। मिस्र में उस समय सम्राटों को फेरो कहा जाता था, वहां के शासक फेरो कहलाते थे। जब ये मिस्र के पिरामिड बने तो लोगों की अलग अलग मत थे। मिस्र के पिरामिड एक कब्र के रूप में बनाए गए हैं और इनमें राजा के शवों को दफनाया जाता था। इन शवों के साथ खजाना, खाद्य सामान, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। वहां के पुराने यूनानी मतों के अनुसार लोगों का मानना था कि यदि जितना ज्यादा खजाना, जितने ज्यादा साथ में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ यदि राजा के साथ रहेंगे तो मृत्यु के बाद वो शासक, वो फेरो, जो उस समय मिस्र के लोग शासक सम्राट को फेरो कहते थे, वो फेरो आसानी से अपना जीवन यापन करेगा मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। ये उन लोगों का, मिस्र वासियों का मत था कि हमारा राजा इन सभी संपन्न साधनों से खुश। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता के अनुसार बहुत पुरानी है। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता की तरह बहुत प्राचीन है और ये स्मारक उस प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा गाते हैं। यूं तो 138 पिरामिड है, लेकिन मुख्यतः इनमें से 3 पिरामिड है। अगर मैं उन 3 पिरामिडों की बात करूं तो वो कब, कैसे, कहां बने, अगर उन 3 पिरामिडों की बात करें हम तो वो कब, कैसे और किसके द्वारा बनाए गए, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस पिरामिड की बात करते हैं, लगभग एक सबसे ऊंची स्मारक जो 4000 वर्ष तक रहा, वो है पिरामिड ऑफ गीजा या उसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इस पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व मिस्र के फेरो खुफू के चौथे वंशज ने अपनी कब्र के रूप में करवाया था। उसके बाद बात करें दूसरे पिरामिड की, दूसरे पिरामिड की बात करें, पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि ये खुफू के पुत्र थे जिन्होंने अपनी कब्र के लिए इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद तीसरे पिरामिड की जो बात करता हूं, जो इनसे दोनों से छोटा है, पिरामिड ऑफ मेनकोरे। ये काफरे के बेटे की कब्र मानी जाती है। दुनिया की 7 अजूबों की बात करें तो अब तक मिस्र का ग्रेट पिरामिड ही एक ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रभाव तक खत्म नहीं कर सका है। ना जाने कितने वर्षों से उसके ऊपर बारिश, बिजली और ना जाने कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन अब भी वो जैसे का तैसा वहां खड़ा है। कुछ थ्योरी में माना गया है कि ऊपर से 10-15 फीट गिर गया है। छोटे मोटे उसके साथ वाले पिरामिड, लगभग 138 पिरामिडों से काफी मलबा भी हो गए, लेकिन जिस पिरामिड की हम बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ गीजा की बात कर रहे हैं, वो अब भी वैसे ही खड़ा है। कहते हैं कि इतने सालों से, इतने काल के बाद वो आज भी वैसा ही खड़ा है, उसे कोई भी काल प्रभाव तक खत्म नहीं। यह पिरामिड
लगभग 450 फीट ऊंचा है और लगभग 43 सदियों से जैसे का तैसा खड़ा है। 19वीं सदी में जाके इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा जब बुर्ज ऑफ खलीफा बना, दुबई की एक बहुत बहुमंजिला इमारत बुर्ज खलीफा। वैसे कंपैरिजन किया जाए तो बुर्ज खलीफा और पिरामिड ऑफ गीजा का, तो पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 6 मिलियन टन है और जबकि बुर्ज खलीफा का टोटल वजन किया जाए तो 5 लाख टन है। तो अब सवाल और भी उठते हैं, मिस्टीरियस और भी बनती है कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया गया था, उस काल में कैसे इसे बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, क्या मिस्रवासी टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। बहुत सी बातें उठेंगी, इसके ऊपर बहुत सी कंस्पिरेंसी अजीबोगरीब थ्योरी भी बनी है, सभी का जिक्र करूंगा मैं बारी बारी से इस वीडियो में। उससे पहले बात करते हैं कि ये मिस्र का पिरामिड कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। तो माना जाता है कि इस पिरामिड का, जहां तक हिस्टोरियन ने पता लगाया है, जहां तक वेदन की खोज की है, उन्होंने बताया है कि ये लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि उसके अंदर 16 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। लगभग 25 लाख चूना पत्थरों से 2.5 मिलियन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। 25 लाख चूना पत्थरों से, उस समय पाषाण खंड बोलते थे, या 25 लाख पाषाण खंडों से, और प्रत्येक पाषाण खंड का वजन लगभग 2 से लेकर 30 टन के बीच है। और जो ये पिरामिड बने हैं, इन्हें उस टाइम इस एक्यूरेसी, परिशुद्धता से बनाया गया है, ऐसी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक इसको सुधार नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सिमेट्री का भी पता नहीं लगा सके थे, इसका प्रतिरूप बनाना तो बहुत दूर की बात है। मिस्र के महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि उस समय बिना आधुनिक मशीनों की, बिना औजारों की, कैसे इतने बड़े बड़े 2 से 30 टन के बीच के पत्थरों को ऊपर पहुंचाया गया। इतना ऊंचा एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक कैसे तैयार किया गया जो लगभग 450 फीट ऊंचा है। कैसे लोगों ने वहां पे इतने इतने पत्थर पहुंचाए गए। एक पिरामिड पेंट्रेटर, यानी यूं कहें कि पिरामिड भेदन करने वाले इवान हेडेनिंग ने अपनी एक कैलकुलेशन की, एक गणना की। उन्होंने बताया कि दर्जनों श्रमिक साल के 365 दिन, और 365 दिनों में हर दिन लगभग 10 घंटे से ज्यादा काम करे और हर एक दूसरे मिनट में उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाए, तो ये पिरामिड महज 23 वर्षों में बनाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव था? क्या हर दूसरे मिनट पे एक पत्थर रखा जा सकता था जिस पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच रहा हो? ये एक महज गणना है, कैलकुलेशन है। अब इससे पता लगाया जा सकता है कि मिस्रवासी उस समय कितने एडवांस थे। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें जादू का असर भी मानती है। इस प्रकार वर्षों से वैज्ञानिक पिरामिड के रहस्यों की जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। मिस्र की पिरामिड के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं। अगर उन रोचक तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला जो तथ्य है कि ये जो मिस्र का पिरामिड है, ये एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, चौड़ाई और कोणों को सही से नापा जाए तो बहुत सी चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। और कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड बनने में दूसरा जो तथ्य की मैं बात कर रहा हूं, जो रोचक तथ्य है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इन पत्थरों को इस प्रकार से स्थिर किया गया है पिरामिड के अंदर, ताकि इसके अंदर का जो तापमान है वो स्थिर रहे और लगभग पृथ्वी के एवरेज औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है, हमेशा रहता है ऐसा। और लोगों ने इसके रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये भी बताया है कि यदि इसके सभी पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाए तो पूरे फ्रांस देश के इर्द गिर्द 1 मीटर ऊंची दीवार खींची जा सकती है। और पिरामिड के चारों कोनों के अंदर इस प्रकार से नींव के अंदर वाल्व और सॉकेट लगाए गए हैं, यदि उसके ऊपर कोई उष्मा प्रसार या भूकंप या बाह्य प्राकृतिक आपदा से उसको सुरक्षित किया जा सके।
और पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। तो मिस्र के पिरामिड किसने, कब, कैसे और किस उद्देश्य से बनाए, उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी, अजीबोगरीब थ्योरीज बनी है। एक थ्योरी है कि मिस्र की पिरामिडों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बनाया गया था। कुछ हिस्टोरियन ने मानना है कि उस टाइम दीवारों के ऊपर जो फोटो मिली है उनको, जो पेंटिंग, जो कलाकृति मिली है, उसके आधार पे माना है कि वो लोग बल्ब के बारे में जानते थे। उनकी जो आर्ट कल्चर थी उसको देख के लग रहा है कि उन लोगों ने, मिस्रवासियों ने उस टाइम बल्ब का निर्माण कर, उनके आर्ट वर्क से पता चला है कि उस समय मिस्रवासियों ने बल्ब का निर्माण कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। उसके बाद एक और थ्योरी आती है, किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन जिनका नाम है बेन कार्सन, 1998, उन्होंने कहा कि ये मेरी इंडिविजुअल थ्योरी है, अपनी निजी थ्योरी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा था कि ये जो मिस्र के पिरामिड है ये सिर्फ ग्रेनरी हाउस थे, अनाज के भंडार थे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये बिना एविडेंस के बनाई जाती है। इसके बावजूद इनके तथ्य बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं होता। उसके बाद एक थ्योरी आती है रिलीजियस एपिजेंट्स। इस पर सभी हिस्टोरियन का मत एक था। इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये थ्योरी थी कि जो ये मिस्र की पिरामिड है ये कब्र है अपने फेरो की। उस समय मिस्र के जो राजा थे, फेरो कहलाते थे, उनकी कब्र है ये। उनके शव को यहां दफनाया जाता था, उस शव को मम्मी कहा जाता है। उसके साथ बहुत ज्यादा खजाना, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हथियार, औजार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाएं भी उनके साथ दफनाए जाते थे, ताकि मृत्यु के बाद राजा आसानी से रह सके, मृत्यु के बाद। और वहां उस समय मिस्रवासियों का मानना था यदि राजा के साथ ये सभी चीजें रखेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरेगी मृत्यु के बाद। लेकिन आज भी लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस एस्पेक्ट है, जो तथ्य है, वो यही है कि किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। और बात भी मिस्टीरियस की है कि 147 मीटर ऊंची इमारत पिरामिड ऑफ गिजा कैसे बिना किसी आधुनिक औजारों के, बिना मशीनों के, बिना किसी टूल बॉक्स के खड़ी कर दी उस समय मिस्रवासियों ने। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता ना, जो इसके ऊपर जो फिल्में बनी हुई है उनमें दिखाया जाता है कि मिस्र के पिरामिडों को बनाने के लिए या इस प्रकार की और सी बहुत सी प्रतिरूप या प्रतीकात्मक जो फिल्में बनी उनके अंदर, कि ये उस समय स्लेव कर्मचारी होते थे। जो लेबर लगी होती है वो स्लेव लेबर थी। कहते हैं कि उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें मजबूरी में काम करवाया जाता था, उनसे पत्थर ऊपर चढ़वाए जाते थे, पत्थर खिंचवाए जाते थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक इसके विपरीत था। ये सभी जो लेबर थी वो वेल स्किल्ड, एजुकेटेड, और ये सभी हाई प्रोफेशनल कर्मचारी होते थे। ये सिटी में रहते थे या उस साइट के नजदीक रहते थे जहां पे ये पिरामिड बन रहे होते थे। उन्हें अच्छा भोजन मुहैया कराया जाता था, समय समय पर उनका ध्यान रखा जाता था, उन्हें हर सुविधा दी जाती थी जो उस समय फेरो को मिलती थी, वो सुविधाएं उन्हें दी जाती थी ताकि ये और अच्छे से काम कर सके। हाई मेंटेन्ड स्किल्ड पर्सन थे ये सभी लेबर कर्मचारी। और जहां तक हिस्टोरियन ने पता लगाया है, कहते हैं कि ये जो पिरामिड बनाने के लिए जो पाषाण खंड लाए गए थे वो लगभग 800 किलोमीटर ज्यादा दूर से तो नहीं लाए गए होंगे, या मिस्र या उसके आसपास एसवान के एरिया से उठाए गए थे। अब सवाल ये है कि जब वो पत्थर लाए गए और 2 से 30 टन वजनी पत्थर थे तो उन्हें ऊपर कैसे ले जाया गया होगा? पहिए का आविष्कार नहीं था क्या? या पहिए से ले जाया गया, उसमें उन्हें ऊपर कैसे ले जाया गया? अब सवाल यह कि अब इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था? उस समय की सबसे जो पॉपुलर धातु जिससे औजार टूल किट बनाई जाती थी वो कॉपर थी,
और बहुत ज्यादा हार्ड पत्थरों को काटने के लिए डेलेराइट का उपयोग किया जाता था। या कहा जाता है कि उस समय लोग पानी की सहायता से पत्थरों के अंदर एक दरार, छेद, ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पे लकड़ी के टुकड़ों को फिट कर दिया जाए, और जब नमी लकड़ी के टुकड़ों के अंदर बैठे तो वो एक्सपेंड हो, फैले, और वहां से पत्थर कटना शुरू हो जाए या टूटना शुरू हो जाए। अब कुछ हिस्टोरियन ने माना है, और लगभग लेटेस्ट स्टडी से पता चला है 2014 में, और ये लेटेस्ट थ्योरी है, और लगभग सभी का इस पे एक मत है कि इन पत्थरों को स्लेजिज की सहायता से ऊपर ले जाया जाता था। स्लेजिज एक रैंप जैसा होता है, लकड़ी के टुकड़ों का बनाया हुआ, जिसके ऊपर पत्थर रख के उसको खींचा जा सके, घिसराकर, घसीट कर ऊपर ले जाया जा सके। अब जो स्लेजिज का पता चला है जिस पेंटिंग के द्वारा, उसके ऊपर दिखाया गया है कि एक स्टेच्यू को, एक बुत को लगभग 170-80 लोग घसीट कर ले जा रहे हैं। उसी आधार पे ये स्टडी हुई 2014 में, एक थ्योरी आई कि इन पाषाण खंडों को भी उस समय ऊपर ले जाने के लिए इस प्रकार से स्लेजिस से ले जाया गया होगा, और स्लेजिस से पहले एक रैंप तैयार किया होगा, उस रैंप के ऊपर इनको ले जाया गया होगा। धीरे धीरे जब पत्थर और ऊंचाई पे पहुंचे होंगे, रैंप पे रैंप भी तैयार किया गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि रैंप के ऊपर लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए होंगे, और उन डंडों से, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है चित्र के अंदर, बराबर मेरे देखिए, बिल्कुल ये दिखाया जा रहा है चित्र के अंदर, कि उन डंडों को रस्सी की सहायता से उन पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। तो ये तो बात कर रहे हैं हम मिस्र के पिरामिड के बारे में। अभी बहुत सी मिस्टीरियस कहानी बाकी है इसके बारे में, बहुत सी लंबी हिस्ट्री है इसकी। कैसे लोग अपने फेरो सम्राटों, शासकों के लिए कब्र बनाते थे, कैसा इतना स्टीक बनाते थे, कैसे वो स्टार्स के हिसाब से बनाया गया इन पिरामिड को। बहुत सी बातें हैं, अगले वीडियो में बहुत सी बातें करें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्या सिर्फ उस समय ऐसी स्मारक सिर्फ पिरामिड ही थे? नहीं, पिरामिड नहीं थे, इसके अलावा ऐसी बहुत सी स्मारकें भी वहां मिस्र में बनाई गई, जिसमें मैं एक का जिक्र करूं जो बहुत पॉपुलर है। पिरामिड के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग पिरामिड के बराबर ही उसे बहुत पॉपुलरिटी मिलती है, लेकिन अब तक वैज्ञानिक उसका भी उद्देश्य कब किसने कैसे बनाया अभी तक नहीं बना पाए हैं, नहीं बता पाए हैं। पिरामिड के अलावा गीजा का महान सिफन्स, जिसे सिफन्स ऑफ गीजा भी कहा जाता है, या सिफन्स ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिफन्स ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक चूना पत्थर की मूर्ति है। सिफन्स के चेहरे को खूफू के बेटे खाफरे के चेहरे का प्रतिरूप माना जाता है। यह आकार में पंजे से लेकर पूंछ तक 240 मीटर लंबा है, लेकिन इसके भी सारे बुनियादी तथ्य अब तक बहस में है। सवाल फिर वही है, किसने बनाया, कब बनाया, किस उद्देश्य के लिए बनाया। ऐसी बहुत सारी रोचक तथ्यों को लेकर हमारा चैनल हाइड ट्रूथ अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होगा। फिर एक और वीडियो में बची खुची जानकारी मिस्र की फिर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक मूक जानवर एक बंद बॉक्स की तरह होता है। उसके अंदर छिपी भावना, पीड़ा से लोग अनजान होते हैं। वह पीड़ा अति असहनीय होती है जो किसी मूक जानवर की पीठ पर बैठ के सफर करके किसी को सुनाई जाए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइड ट्रूथ पे। एक ऐसा ही सच जो आप जानना चाहते हैं लेके आया हूं आपके सामने एक बार फिर से। तो कराते आपको रूबरू एक ऐसे सच से
जो काफी असहनीय और पीड़ादायक है। भारत अध्यात्म धर्म का देश है। यहाँ की संस्कृति परंपराएं अलग अलग है। यहाँ लोग तीर्थ स्थानों पर जाना बहुत पसंद करते हैं। इन तीर्थ स्थलों की अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं। हर साल दूर दूर से श्रद्धालु इन तीर्थ स्थानों पर आते हैं। ये तीर्थ स्थान इतने दुर्गम जटिल रास्तों से पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं। हर साल इन तीर्थ स्थलों पर आकर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। उन्हें यहाँ आकर संतुष्टि और सुकून मिलता है। लेकिन इन तीर्थ स्थलों पर आने के लिए उन्हें कई लंबे जटिल रास्तों से होकर आना पड़ता है। ये तीर्थ स्थल पहाड़ी इलाकों पर दूर दराज क्षेत्रों में बसे हुए हैं। अगर बात करूं मैं भारत के इन तीर्थ स्थलों की, तो वैष्णो देवी, कटरा, केदारनाथ उत्तराखंड, अमरनाथ, नीलकंठ ऋषिकेश, गंगोत्री उत्तराखंड। इन तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु कैसे पहुंचते हैं, कैसे जाते हैं? इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे ही इन स्थानों पर पहुंचने के लिए ज्यादातर श्रद्धालुगण घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं। इन घोड़े खच्चरों का सहारा लेना यानी कि इन मूक बेजुबान जानवरों की दुर्दशा है। यदि आप ऐसे स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो आप या तो पैदल यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर या किसी अन्य विकल्प की सहायता। लोग इन यात्राओं को पूरा करने के लिए तय किए गए मालिकाना अदायगी के ऊपर ये यात्रा पूरी करते हैं। उन बेजुबान मूक जानवरों को उस पैसे की कीमत का क्या पता जो उनका मालिक उन तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं से लेता है। उन्हें तो बस सुकून चाहिए, उन्हें तो बस छुटकारा चाहिए उस थोड़ी सी घास, पानी और उनके ऊपर लदे उस असहनीय दर्द से। इन घोड़ों खच्चरों की दुर्दशा का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इनके मालिक इनके मुंह में स्पाइक, कुछ नुकीले कड़े डाल देते हैं जिनकी पीड़ा अति असहनीय होती है। जिस ट्रैक को, जिस रास्ते को तीर्थ स्थल की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, सैलानियों की सांसें फूल जाती है, उसी ट्रैक को ये बेजुबान खच्चर, घोड़े जानवर हर रोज, यूं कहें कि रोज, कभी कभी तो दिन में 2 से 3 बार और साल के 6-6 महीने तक करते हैं। इस दर्द के साथ साथ उन्हें अपने मालिक की मार खाते हुए, लंगड़ाते हुए इन यात्राओं को पूरा करना पड़ता है। कभी कभी तो अपनी यात्रा के दौरान ये खच्चर, घोड़े वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं और इनकी मौत हो जाती है। या तो इन्हें पहाड़ी से सीधा नीचे धकेल दिया जाता है, खाई में या नदी में गिरा दिया जाता है। किसी तीर्थ यात्रा के लिए इस प्रकार किसी मूक बेजुबान जानवर की दुर्दशा करना धर्म कहलाता है? क्या श्रद्धालुओं को इससे खुशी मिलती है? क्या उनकी इच्छा जो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं वो पूर्ण होती है? पीठ पे लदा श्रद्धालु मन में एक प्रार्थना लिए बैठा रहता है कि जल्दी से मुझे भगवान के दर्शन हो, और वही भगवान उस जानवर के लिए होता है और वो जानवर उस भगवान से प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी मेरी पीठ से ये वजन कम हो। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म सभी प्राणियों के लिए, फिर अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करने के लिए इन बेजुबान मूक जानवरों की दुर्दशा क्यों, इन पे अत्याचार क्यों? कुछ लोग इनकी सवारी अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं। मेरी उन लोगों से प्रार्थना है, गुजारिश है, यदि इस प्रकार से कुछ लोग जो मजबूर नहीं हैं, जो चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो वो अपने ऐशो आराम के लिए इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार ना करें। या तो वो अपनी यात्रा पैदल पूरी करें या फिर किसी हेलीकॉप्टर या अन्य विकल्प की सहायता से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। अभी फिलहाल ही 2 वीडियो वायरल हुए हैं, मैं उन्हीं वीडियो का जिक्र करूंगा। दोनों ही केदारनाथ के हैं। एक वीडियो के अंदर 2 लोग एक खच्चर घोड़े को पकड़ के उसको बीड़ी सिगरेट के माध्यम से नशीला पदार्थ पिला रहे हैं उसको, ताकि वो देर तक चल सके, ताकि उनकी यात्रा को और ज़्यादा देर तक चला सके, यानी कि और ज़्यादा पैसा कमा सके। और वहीं एक दूसरे वीडियो के अंदर एक घोड़ा, एक खच्चर दूसरे वीडियो के अंदर जो रास्ते में चलते चलते दम तोड़ देता है और वही लोग उसको उस पहाड़ी से नीचे खाई की ओर धकेल देते हैं और अपनी यात्रा में फिर से मगन हो जाते हैं। इस प्रकार का अत्याचार इन बेजुबान जानवरों पे क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार इन बेजुबान जानवरों की पीठ पे बैठकर तीर्थ यात्रा करना कोई बड़ा स्टेटस सिंबल नहीं है, जबकि ये आपकी सोच दर्शाता है कि उन मूक बेजुबान जानवरों के प्रति आपकी क्या सोच है। अगर सच में आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो या तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से या पैदल या किसी अन्य विकल्प की सहायता से अपनी यात्रा पूर्ण करें।
अपनी तीर्थ यात्रा के लिए इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना बंद करें और इस प्रकार की अपनी तीर्थ यात्रा के लिए कोई और विकल्प ढूंढें। आपको तो साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार तीर्थ यात्रा करनी होती है, जबकि इन मूक बेजुबान जानवरों को तो साल में 6 महीने और महीने में हर रोज 1 से 2 बार यात्रा करनी होती है। तो प्रश्न क्या है यहाँ? सवाल ये है, प्रश्न ये है, क्या हम श्रद्धालु तीर्थयात्री इस यात्रा में जहां पुण्य कमाने जाते हैं कहीं ना कहीं पाप के हकदार हैं? उन बेजुबान जानवरों का, उस घोड़े का, उस खच्चर का मालिक जहां अपनी आय का जरिया ढूंढ रहा है, वहीं हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। वह अपने लालच के लिए और हम अपने धर्म के लिए। क्या ये धर्म है? ये सवाल आपसे है, क्या ये धर्म है? क्या ये सही है? बहुत सवाल उठते हैं। अभी पीछे मैंने जब यात्रा की वैष्णो देवी कटरा की, जब मैं वैष्णो देवी कटरा यात्रा कर रहा था तो इस प्रकार से खच्चर, घोड़े ऊपर लगभग 5,500 मीटर के आसपास की ऊंचाई पे जानवरों में नामात्र की थी। उनके आगे के, पीछे के, किसी की गर्दन के पास से छिले हुए हैं, मुंह में नुकीले नुकीले कड़े डाले हुए हैं ताकि वो रुके तो उनका मालिक उनको खींचे और उनकी सहायता से वो उनका इशारे समझे और आगे चलते जाएं। कुछ एक तो ऐसे उस घोड़े खच्चर में वजन कम और उनके ऊपर बैठने वालों में ज्यादा होता है। यही सच है जो सबसे छिपा है। लाइट बंद हुई थी पहला चाल। जैसे ही 4 धाम यात्रा शुरू होती है, इन बेजुबान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो जाता है। उन्हें बड़ी मात्रा में शराब, बीड़ी व अन्य नशीले पदार्थ पिलाकर यात्रा कराई जाती है ताकि ये जानवर देर तक ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। अभी हाल ही में 24 अप्रैल के आसपास केदारनाथ में यात्रा शुरू हुई और शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही वहाँ की खबर आई कि वहाँ पे लगभग 16 घोड़े खच्चर मृत पाए गए हैं और वहीं 123 पशु संचालकों को दंडित किया गया है। इन सभी को पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दंडित किया गया है। हालांकि प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को धाम तक ले जाने के लिए इन बेजुबान जानवरों पे अमानवीयता ना की जाए, इनके साथ क्रूरता से अत्याचार न किया जाए, इन जानवरों की दुर्दशा न। इन पशुओं की मौत की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है। पशुपालन विभाग के मंत्री ने पशु संचालकों को हिदायत दी है कि इन पशुओं से, इन बेजुबान जानवरों से कम काम लिया जाए। गौरतलब की बात यह है कि ज़मीनी हकीकत कुछ हो रही है, वहाँ अब भी कुछ नहीं बदला है, जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। ऐसे ही किसी और सच से आपका सामना करवाएगा हमारा YouTube चैनल हाइड ट्रूथ। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे आपको अगले एक और सच को लेकर, एक और विवादास्पद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे हाइड ट्रूथ लेकर। मैं आपका प्रदीप। नमस्कार। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले मिस्र में बना एक अजूबा, द पिरामिड ऑफ गीजा, जो लगभग 4000 वर्ष पहले तक विश्व की सबसे ऊंची स्मारक रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हाइड ट्रूथ के ऊपर। आज उसी श्रृंखला का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, मिस्र के पिरामिड का इतिहास। काहिरा, मिस्र के बाहरी स्थान काहिरा, विश्व के पुरातात्विक गीजा के पठार पे स्थित एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक, पिरामिड ऑफ गीजा या मिस्र के पिरामिड या गीजा के पिरामिड। प्राचीन स्मारकों में इस परिसर में इन स्मारकों को पिरामिड के रूप में जाना जाता था, जिनमें से 3 पिरामिड सबसे विशेष। ये पिरामिड अंतर्देशीय नील नदी के और मिस्र के काहिरा से दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित हैं।
ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों आश्चर्यों में से एक है और उस समय ये पिरामिड यूनानी मतों के अनुसार सबसे लोकप्रिय थे और सबसे प्राचीन स्मारकों में से अब तक यदि कोई स्मारक अस्तित्व में है तो वो है मिस्र के पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीजा या गीजा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। बात करते हैं कि मिस्र के पिरामिड कब, कैसे, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। ये सवाल आज भी मिस्टीरियस है, आज भी लोगों के लिए गुप्त है, आज भी वैज्ञानिक इनका जवाब ढूंढ रहे। माना जाता है कि तत्कालीन सम्राटों द्वारा उस समय बनाई गई कब्रगाह है। मिस्र में उस समय सम्राटों को फेरो कहा जाता था, वहां के शासक फेरो कहलाते थे। जब ये मिस्र के पिरामिड बने तो लोगों की अलग अलग मत थे। मिस्र के पिरामिड एक कब्र के रूप में बनाए गए हैं और इनमें राजा के शवों को दफनाया जाता था। इन शवों के साथ खजाना, खाद्य सामान, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। वहां के पुराने यूनानी मतों के अनुसार लोगों का मानना था कि यदि जितना ज्यादा खजाना, जितने ज्यादा साथ में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ यदि राजा के साथ रहेंगे तो मृत्यु के बाद वो शासक, वो फेरो, जो उस समय मिस्र के लोग शासक सम्राट को फेरो कहते थे, वो फेरो आसानी से अपना जीवन यापन करेगा मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। ये उन लोगों का, मिस्र वासियों का मत था कि हमारा राजा इन सभी संपन्न साधनों से खुश। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता के अनुसार बहुत पुरानी है। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता की तरह बहुत प्राचीन है और ये स्मारक उस प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा गाते हैं। यूं तो 138 पिरामिड है, लेकिन मुख्यतः इनमें से 3 पिरामिड है। अगर मैं उन 3 पिरामिडों की बात करूं तो वो कब, कैसे, कहां बनाए, अगर उन 3 पिरामिडों की बात करें हम तो वो कब, कैसे और किसके द्वारा बनाए गए उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस पिरामिड की बात करते हैं, लगभग एक सबसे ऊंची स्मारक जो 4000 वर्ष तक रहा, वो है पिरामिड ऑफ गीजा या उसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इस पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व मिस्र के फेरो खुफू के चौथे वंशज ने अपनी कब्र के रूप में करवाया था। उसके बाद बात करें दूसरे पिरामिड की, पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि ये खुफू के पुत्र थे जिन्होंने अपनी कब्र के लिए इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद तीसरे पिरामिड की जो बात करता हूं, जो इनसे दोनों से छोटा है, पिरामिड ऑफ मेनकोरे। ये काफरे के बेटे की कब्र मानी जाती है। दुनिया की 7 अजूबों की बात करें तो अब तक मिस्र का ग्रेट पिरामिड ही एक ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रभाव तक खत्म नहीं कर सका है। ना जाने कितने वर्षों से उसके ऊपर बारिश, बिजली और ना जाने कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन अब भी वो जैसे का तैसा वहां खड़ा है। कुछ थ्योरी में माना गया है कि ऊपर से 10-15 फीट गिर गया है। छोटे मोटे उसके साथ वाले पिरामिड, लगभग 138 पिरामिडों से काफी मलबा भी हो गए, लेकिन जिस पिरामिड की हम बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ गीजा की बात कर रहे हैं, वो अब भी वैसे ही खड़ा है। कहते हैं कि इतने सालों से, इतने काल के बाद वो आज भी वैसा ही खड़ा है, उसे कोई भी काल प्रभाव तक खत्म नहीं। यह पिरामिड लगभग 450 फीट ऊंचा है और लगभग 43 सदियों से जैसे का तैसा खड़ा है। 19वीं सदी में जाके इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा जब बुर्ज ऑफ खलीफा बना। दुबई की एक बहुत बहुमंजिला इमारत बुर्ज खलीफा। वैसे कंपैरिजन किया जाए तो बुर्ज खलीफा और पिरामिड ऑफ गीजा का, तो पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 6 मिलियन टन है और जबकि बुर्ज खलीफा का टोटल वजन किया जाए तो 5 लाख टन है। तो अब सवाल और भी उठते हैं, मिस्टीरियस और भी बनती है कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया गया था, उस काल में कैसे इसे बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, क्या मिस्रवासी टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। बहुत सी बातें उठेंगी इसके ऊपर, बहुत सी कंस्पिरेंसी, अजीबोगरीब थ्योरी भी बनी है।
सभी का जिक्र करूंगा मैं बारी बारी से इस वीडियो में। उससे पहले बात करते हैं कि ये मिस्र का पिरामिड कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। तो माना जाता है कि इस पिरामिड का, जहां तक हिस्टोरियन ने पता लगाया है, जहां तक वेदन की खोज की है, उन्होंने बताया है कि ये लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि उसके अंदर 16 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। लगभग 25 लाख चूना पत्थरों से 2.5 मिलियन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। 25 लाख चूना पत्थरों से, उस समय पाषाण खंड बोलते थे, या 25 लाख पाषाण खंडों से। और प्रत्येक पाषाण खंड का वजन लगभग 2 से लेकर 30 टन के बीच है। और जो ये पिरामिड बने हैं, इन्हें उस टाइम इस एक्यूरेसी, परिशुद्धता से बनाया गया है, ऐसी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक इसको सुधार नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सिमेट्री का भी पता नहीं लगा सके थे। इसका प्रतिरूप बनाना तो बहुत दूर की बात है। मिस्र के महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि उस समय बिना आधुनिक मशीनों की, बिना औजारों की, कैसे इतने बड़े बड़े 2 से 30 टन के बीच के पत्थरों को ऊपर पहुंचाया गया। इतना ऊंचा एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक कैसे तैयार किया गया जो लगभग 450 फीट ऊंचा है। कैसे लोगों ने वहां पे इतने इतने पत्थर पहुंचाए गए। एक पिरामिड पेंट्रेटर, यानी यूं कहें कि पिरामिड भेदन करने वाले इवान हेडेनिंग ने अपनी एक कैलकुलेशन की, एक गणना की। उन्होंने बताया कि दर्जनों श्रमिक साल के 365 दिन, और 365 दिनों में हर दिन लगभग 10 घंटे से ज्यादा काम करे और हर एक दूसरे मिनट में उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाए, तो ये पिरामिड महज 23 वर्षों में बनाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव था? क्या हर दूसरे मिनट पे एक पत्थर रखा जा सकता था जिस पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच रहा हो? ये एक महज गणना है, कैलकुलेशन है। अब इससे पता लगाया जा सकता है कि मिस्रवासी उस समय कितने एडवांस थे। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें जादू का असर भी मानती है। इस प्रकार वर्षों से वैज्ञानिक पिरामिड के रहस्यों की जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। मिस्र की पिरामिड के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं। अगर उन रोचक तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला जो तथ्य है कि ये जो मिस्र का पिरामिड है, ये एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, चौड़ाई और कोणों को सही से नापा जाए तो बहुत सी चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। और कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड बनने में दूसरा जो तथ्य की मैं बात कर रहा हूं, जो रोचक तथ्य है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इन पत्थरों को इस प्रकार से स्थिर किया गया है पिरामिड के अंदर, ताकि इसके अंदर का जो तापमान है वो स्थिर रहे और लगभग पृथ्वी के एवरेज औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है, हमेशा रहता है ऐसा। और लोगों ने इसके रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये भी बताया है कि यदि इसके सभी पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाए तो पूरे फ्रांस देश के इर्द गिर्द 1 मीटर ऊंची दीवार खींची जा सकती है। और पिरामिड के चारों कोनों के अंदर इस प्रकार से नींव के अंदर वाल्व और सॉकेट लगाए गए हैं, यदि उसके ऊपर कोई उष्मा प्रसार या भूकंप या बाह्य प्राकृतिक आपदा से उसको सुरक्षित किया जा सके। और पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। तो मिस्र के पिरामिड किसने, कब, कैसे और किस उद्देश्य से बनाए, उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी, अजीबोगरीब थ्योरीज बनी है। एक थ्योरी है कि मिस्र की पिरामिडों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बनाया गया था। कुछ हिस्टोरियन ने माना है कि उस टाइम दीवारों के ऊपर जो फोटो मिली है, उनको जो पेंटिंग, जो कलाकृति मिली है, उसके आधार पे माना है कि वो लोग बल्ब के बारे में जानते थे। उनकी जो आर्ट कल्चर थी उसको देख के लग रहा है कि उन लोगों ने, मिस्रवासियों ने उस टाइम बल्ब का निर्माण कर, उनके आर्ट वर्क से पता चला है कि उस समय मिस्रवासियों ने बल्ब का निर्माण कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। उसके बाद एक और थ्योरी आती है, किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन जिनका नाम है बेन कार्सन, 1998, उन्होंने कहा कि ये मेरी इंडिविजुअल थ्योरी है,
अपनी निजी थ्योरी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा था कि ये जो मिस्र के पिरामिड है ये सिर्फ ग्रेनरी हाउस थे, अनाज के भंडार थे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये बिना एविडेंस के बनाई जाती है, इसके बावजूद इनके तथ्य बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं होता। उसके बाद एक थ्योरी आती है रिलीजियस एपिजेंट्स। इस पर सभी हिस्टोरियन का मत एक था, इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये थ्योरी थी कि जो ये मिस्र की पिरामिड है ये कब्र है अपने फेरो की। उस समय मिस्र के जो राजा थे, फेरो कहलाते थे, उनकी कब्र है ये। उनके शव को यहां दफनाया जाता था, उस शव को मम्मी कहा जाता है। उसके साथ बहुत ज्यादा खजाना, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हथियार, औजार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाएं भी उनके साथ दफनाए जाते थे, ताकि मृत्यु के बाद राजा आसानी से रह सके मृत्यु के। और वहां उस समय मिस्रवासियों का मानना था यदि राजा के साथ ये सभी चीजें रखेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरेगी मृत्यु के बाद। लेकिन आज भी लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस एस्पेक्ट है, जो तथ्य है, वो यही है कि किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। और बात भी मिस्टीरियस की है कि 147 मीटर ऊंची इमारत पिरामिड ऑफ गिजा कैसे बिना किसी आधुनिक औजारों के, बिना मशीनों के, बिना किसी टूल बॉक्स के खड़ी कर दी उस समय मिस्रवासियों ने। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता ना, जो इसके ऊपर जो फिल्में बनी हुई हैं उनमें दिखाया जाता है कि मिस्र के पिरामिडों को बनाने के लिए या इस प्रकार की और सी बहुत सी प्रतिरूप या प्रतीकात्मक जो फिल्में बनी उनके अंदर, कि ये उस समय स्लेव कर्मचारी होते थे। जो लेबर लगी होती है वो स्लेव लेबर थी। कहते हैं कि उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें मजबूरी में काम करवाया जाता था, उनसे पत्थर ऊपर चढ़वाए जाते थे, पत्थर खिंचवाए जाते थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक इसके विपरीत था। ये सभी जो लेबर थी वो वेल स्किल्ड, एजुकेटेड, और ये सभी हाई प्रोफेशनल कर्मचारी होते थे। ये सिटी में रहते थे या उस साइट के नजदीक रहते थे जहां पे ये पिरामिड बन रहे होते थे। उन्हें अच्छा भोजन मुहैया कराया जाता था, समय समय पर उनका ध्यान रखा जाता था, उन्हें हर सुविधा दी जाती थी जो उस समय फेरो को मिलती थी, वो सुविधाएं उन्हें दी जाती थी ताकि ये और अच्छे से काम कर सके। हाई मेंटेन्ड स्किल्ड पर्सन थे जिसमें लेबर कर्मचारी। और जहां तक हिस्टोरियन ने पता लगाया है, कहते हैं कि ये जो पिरामिड बनाने के लिए जो पाषाण खंड लाए गए थे वो लगभग 800 किलोमीटर ज्यादा दूर से तो नहीं लाए गए होंगे, या मिस्र या उसके आसपास एसवान के एरिया से उठाए गए थे। अब सवाल ये है कि जब वो पत्थर लाए गए और 2 से 30 टन वजनी पत्थर थे तो उन्हें ऊपर कैसे ले जाया गया होगा? पहिए का आविष्कार नहीं था क्या? या पहिए से ले जाया गया? उसमें उन्हें ऊपर कैसे ले जाया गया? अब सवाल यह कि अब इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था? उस समय की सबसे जो पॉपुलर धातु जिससे औजार टूल किट बनाई जाती थी वो कॉपर थी, और बहुत ज्यादा हार्ड पत्थरों को काटने के लिए डेलेराइट का उपयोग किया जाता था। या कहा जाता है कि उस समय लोग पानी की सहायता से पत्थरों के अंदर एक दरार, छेद, ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पे लकड़ी के टुकड़ों को फिट कर दिया जाए, और जब नमी लकड़ी के टुकड़ों के अंदर बैठे तो वो एक्सपेंड हो, फैले, और वहां से पत्थर कटना शुरू हो जाए या टूटना शुरू हो जाए। अब कुछ हिस्टोरियन ने माना है, और लगभग लेटेस्ट स्टडी से पता चला है 2014 में, और ये लेटेस्ट थ्योरी है, और लगभग सभी का इस पे एक मत है कि इन पत्थरों को स्लेजिज की सहायता से ऊपर ले जाया जाता था। स्लेजिज एक रैंप जैसा होता है, लकड़ी के टुकड़ों का बनाया हुआ, जिसके ऊपर पत्थर रख के उसको खींचा जा सके, घिसराकर, घसीटकर ऊपर ले जाया जा सके। अब जो स्लेजिज का पता चला है जिस
पेंटिंग के द्वारा उसके ऊपर दिखाया गया है कि एक स्टेच्यू को, एक बुत को लगभग 170-80 लोग घसीट कर ले जा रहे हैं। उसी आधार पे ये स्टडी हुई 2014 में, एक थ्योरी आई कि इन पाषाण खंडों को भी उस समय ऊपर ले जाने के लिए इस प्रकार से स्लेजिस से ले जाया गया होगा, और स्लेजिस से पहले एक रैंप तैयार किया होगा, उस रैंप के ऊपर इनको ले जाया गया होगा। धीरे धीरे जब पत्थर और ऊंचाई पे पहुंचे होंगे, रैंप पे रैंप भी तैयार किया गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि रैंप के ऊपर लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए होंगे, और उन डंडों से, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है चित्र के अंदर, बराबर मेरे देखिए बिल्कुल ये दिखाया जा रहा है चित्र के अंदर, कि उन डंडों को रस्सी की सहायता से उन पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। तो ये तो बात कर रहे हैं हम मिस्र के पिरामिड के बारे में। अभी बहुत सी मिस्टीरियस कहानी बाकी है इसके बारे में, बहुत सी लंबी हिस्ट्री है इसकी। कैसे लोग अपने फेरो सम्राटों, शासकों के लिए कब्र बनाते थे, कैसा इतना स्टीक बनाते थे, कैसे वो स्टार्स के हिसाब से बनाया गया इन पिरामिड को। बहुत सी बातें हैं, अगले वीडियो में बहुत सी बातें करें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्या सिर्फ उस समय ऐसी स्मारक सिर्फ पिरामिड ही थे? नहीं, पिरामिड नहीं थे, इसके अलावा ऐसी बहुत सी स्मारकें भी वहां मिस्र में बनाई गई, जिसमें मैं एक का जिक्र करूं जो बहुत पॉपुलर है। पिरामिड के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग पिरामिड के बराबर ही उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन अब तक वैज्ञानिक उसका भी उद्देश्य कब किसने कैसे बनाया अभी तक नहीं बना पाए हैं, नहीं बता पाए हैं। पिरामिड के अलावा गीजा का महान सिफन्स, जिसे सिफन्स ऑफ गीजा भी कहा जाता है, या सिफन्स ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिफन्स ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक चूना पत्थर की मूर्ति है। सिफन्स के चेहरे को खुफू के बेटे खाफरे के चेहरे का प्रतिरूप माना जाता है। यह आकार में पंजे से लेकर पूंछ तक 240 मीटर लंबा है, लेकिन इसके भी सारे बुनियादी तथ्य अब तक बहस में है। सवाल फिर वही है, किसने बनाया, कब बनाया, किस उद्देश्य के लिए बनाया। ऐसी बहुत सारी रोचक तथ्यों को लेकर हमारा चैनल हाइड ट्रूथ अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होगा। फिर एक और वीडियो में बची खुची जानकारी मिस्र की फिर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले मिस्र में बना एक अजूबा, द पिरामिड ऑफ गीजा, जो लगभग 4000 वर्ष पहले तक विश्व की सबसे ऊंची स्मारक रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हाइड ट्रूथ के ऊपर। आज उसी श्रृंखला का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, मिस्र के पिरामिड का इतिहास। काहिरा, मिस्र के बाहरी स्थान काहिरा, विश्व के पुरातात्विक गीजा के पठार पे स्थित एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक, पिरामिड ऑफ गीजा या मिस्र के पिरामिड या गीजा के पिरामिड। प्राचीन स्मारकों में इस परिसर में इन स्मारकों को पिरामिड के रूप में जाना जाता था, जिनमें से 3 पिरामिड सबसे विशेष। ये पिरामिड अंतर्देशीय नील नदी के और मिस्र के काहिरा से दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों आश्चर्यों में से एक है, और उस समय ये पिरामिड यूनानी मतों के अनुसार सबसे लोकप्रिय थे। और सबसे प्राचीन स्मारकों में से अब तक यदि कोई स्मारक अस्तित्व में है तो वो है मिस्र के पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीजा या गीजा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। बात करते हैं
कि मिस्र के पिरामिड कब, कैसे, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए, ये सवाल आज भी मिस्टीरियस है, आज भी लोगों के लिए गुप्त है, आज भी वैज्ञानिक इनका जवाब ढूंढ रहे हैं। माना जाता है कि तत्कालीन सम्राटों द्वारा उस समय बनाई गई कब्रगाह है। मिस्र में उस समय सम्राटों को फेरो कहा जाता था, वहां के शासक फेरो कहलाते थे। जब ये मिस्र के पिरामिड बने तो लोगों की अलग अलग मत थे। मिस्र के पिरामिड एक कब्र के रूप में बनाए गए हैं और इनमें राजा के शवों को दफनाया जाता था। इन शवों के साथ खजाना, खाद्य सामान, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। वहां के पुराने यूनानी मतों के अनुसार लोगों का मानना था कि यदि जितना ज्यादा खजाना, जितने ज्यादा साथ में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ यदि राजा के साथ रहेंगे तो मृत्यु के बाद वो शासक, वो फेरो, जो उस समय मिस्र के लोग शासक सम्राट को फेरो कहते थे, वो फेरो आसानी से अपना जीवन यापन करेगा मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। ये उन लोगों का, मिस्र वासियों का मत था कि हमारा राजा इन सभी संपन्न साधनों से खुश। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता के अनुसार बहुत पुरानी है। मिस्र की सभ्यता भी भारत की सभ्यता की तरह बहुत प्राचीन है और ये स्मारक उस प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा गाते हैं। यूं तो 138 पिरामिड है, लेकिन मुख्यतः इनमें से 3 पिरामिड है। अगर मैं उन 3 पिरामिडों की बात करूं तो वो कब, कैसे, कहां बने, अगर उन 3 पिरामिडों की बात करें हम तो वो कब, कैसे और किसके द्वारा बनाए गए उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस पिरामिड की बात करते हैं, लगभग एक सबसे ऊंची स्मारक जो 4000 वर्ष तक रहा, वो है पिरामिड ऑफ गीजा, या उसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इस पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व मिस्र के फेरो खुफू के चौथे वंशज ने अपनी कब्र के रूप में करवाया था। उसके बाद बात करें दूसरे पिरामिड की, पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि ये खुफू के पुत्र थे जिन्होंने अपनी कब्र के लिए इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद तीसरे पिरामिड की जो बात करता हूं, जो इनसे दोनों से छोटा है, पिरामिड ऑफ मेनकोरे। ये काफरे के बेटे की कब्र मानी जाती है। दुनिया की 7 अजूबों की बात करें तो अब तक मिस्र का ग्रेट पिरामिड ही एक ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रभाव तक खत्म नहीं कर सका है। ना जाने कितने वर्षों से उसके ऊपर बारिश, बिजली और ना जाने कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन अब भी वो जैसे का तैसा वहां खड़ा है। कुछ थ्योरी में माना गया है कि ऊपर से 10-15 फीट गिर गया है। छोटे मोटे उसके साथ वाले पिरामिड, लगभग 138 पिरामिडों से काफी मलबा भी हो गए, लेकिन जिस पिरामिड की हम बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ गीजा की बात कर रहे हैं, वो अब भी वैसे ही खड़ा है। कहते हैं कि इतने सालों से, इतने काल के बाद वो आज भी वैसा ही खड़ा है, उसे कोई भी काल प्रभाव तक खत्म नहीं। यह पिरामिड लगभग 450 फीट ऊंचा है और लगभग 43 सदियों से जैसे का तैसा खड़ा है। 19वीं सदी में जाके इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा जब बुर्ज ऑफ खलीफा बना। दुबई की एक बहुत बहुमंजिला इमारत बुर्ज खलीफा। वैसे कंपैरिजन किया जाए तो बुर्ज खलीफा और पिरामिड ऑफ गीजा का, तो पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 6 मिलियन टन है और जबकि बुर्ज खलीफा का टोटल वजन किया जाए तो 5 लाख टन है। तो अब सवाल और भी उठते हैं, मिस्टीरियस और भी बनती है कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाया गया था, उस काल में कैसे इसे बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, क्या मिस्रवासी टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। बहुत सी बातें उठेंगी इसके ऊपर, बहुत सी कंस्पिरेसी, अजीबोगरीब थ्योरी भी बनी है। सभी का जिक्र करूंगा मैं बारी बारी से इस वीडियो में। उससे पहले बात करते हैं कि ये मिस्र का पिरामिड कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। तो माना जाता है कि इस पिरामिड का, जहां तक हिस्टोरियन ने पता लगाया है, जहां तक वेदन की खोज की है, उन्होंने बताया है कि ये लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 16 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं।
लगभग 25 लाख चूना पत्थरों से 2.5 मिलियन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। 25 लाख चूना पत्थरों से, उस समय पाषाण खंड बोलते थे, या 25 लाख पाषाण खंडों से, और प्रत्येक पाषाण खंड का वजन लगभग 2 से लेकर 30 टन के बीच है। और जो ये पिरामिड बने हैं, इन्हें उस टाइम इस एक्यूरेसी, परिशुद्धता से बनाया गया है, ऐसी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक इसको सुधार नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सिमेट्री का भी पता नहीं लगा सके थे। इसका प्रतिरूप बनाना तो बहुत दूर की बात है। मिस्र के महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि उस समय बिना आधुनिक मशीनों के, बिना औजारों के, कैसे इतने बड़े बड़े 2 से 30 टन के बीच के पत्थरों को ऊपर पहुंचाया गया। इतना ऊंचा एक मोनूमेंट्स, एक स्मारक कैसे तैयार किया गया जो लगभग 450 फीट ऊंचा है। कैसे लोगों ने वहां पे इतने इतने पत्थर पहुंचाए गए। एक पिरामिड पेंट्रेटर, यानी यूं कहें कि पिरामिड भेदन करने वाले इवान हेडेनिंग ने अपनी एक कैलकुलेशन की, एक गणना की। उन्होंने बताया कि दर्जनों श्रमिक साल के 365 दिन, और 365 दिनों में हर दिन लगभग 10 घंटे से ज्यादा काम करे, और हर एक दूसरे मिनट में उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाए, तो ये पिरामिड महज 23 वर्षों में बनाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव था? क्या हर दूसरे मिनट पे एक पत्थर रखा जा सकता था जिस पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच रहा हो? ये एक महज गणना है, कैलकुलेशन है। अब इससे पता लगाया जा सकता है कि मिस्रवासी उस समय कितने एडवांस थे। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें जादू का असर भी मानती है। इस प्रकार वर्षों से वैज्ञानिक पिरामिड के रहस्यों की जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। मिस्र की पिरामिड के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं। अगर उन रोचक तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला जो तथ्य है कि ये जो मिस्र का पिरामिड है, ये एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, चौड़ाई और कोणों को सही से नापा जाए तो बहुत सी चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। और कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड बनने में दूसरा जो तथ्य की मैं बात कर रहा हूं, जो रोचक तथ्य है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इन पत्थरों को इस प्रकार से स्थिर किया गया है पिरामिड के अंदर, ताकि इसके अंदर का जो तापमान है वो स्थिर रहे और लगभग पृथ्वी के एवरेज औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है, हमेशा रहता है ऐसा। और लोगों ने इसके रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये भी बताया है कि यदि इसके सभी पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाए तो पूरे फ्रांस देश के इर्द गिर्द 1 मीटर ऊंची दीवार खींची जा सकती है। और पिरामिड के चारों कोनों के अंदर इस प्रकार से नींव के अंदर वाल्व और सॉकेट लगाए गए हैं, यदि उसके ऊपर कोई उष्मा प्रसार या भूकंप या बाह्य प्राकृतिक आपदा से उसको सुरक्षित किया जा सके। और पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। तो मिस्र के पिरामिड किसने, कब, कैसे और किस उद्देश्य से बनाए, उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी, अजीबोगरीब थ्योरीज बनी है। एक थ्योरी है कि मिस्र की पिरामिडों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बनाया गया था। कुछ हिस्टोरियन ने माना है कि उस टाइम दीवारों के ऊपर जो फोटो मिली है, उनको जो पेंटिंग, जो कलाकृति मिली है, उसके आधार पे माना है कि वो लोग बल्ब के बारे में जानते थे। उनकी जो आर्ट कल्चर थी उसको देख के लग रहा है कि उन लोगों ने, मिस्रवासियों ने उस टाइम बल्ब का निर्माण कर, उनके आर्ट वर्क से पता चला है कि उस समय मिस्रवासियों ने बल्ब का निर्माण कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। उसके बाद एक और थ्योरी आती है, किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन जिनका नाम है बेन कार्सन, 1998, उन्होंने कहा कि ये मेरी इंडिविजुअल थ्योरी है, अपनी निजी थ्योरी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा था कि ये जो मिस्र के पिरामिड है ये सिर्फ ग्रेनरी हाउस थे, अनाज के भंडार थे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये बिना एविडेंस के बनाई जाती है। इसके बावजूद इनके तथ्य बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं होता। उसके बाद एक थ्योरी आती है रिलीजियस
रिलीजियस एपिजेंट्स, इस पर सभी हिस्टोरियन का मत एक था। इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये थ्योरी थी कि जो ये मिस्र की पिरामिड है ये कब्र है अपने फेरो की। उस समय मिस्र के जो राजा थे, फेरो कहलाते थे, उनकी कब्र है ये। उनके शव को यहां दफनाया जाता था। उस शव को मम्मी कहा जाता है। उसके साथ बहुत ज्यादा खजाना, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हथियार, औजार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाएं भी उनके साथ दफनाए जाते थे ताकि मृत्यु के बाद राजा आसानी से रह सके। मृत्यु के और वहां उस समय मिस्रवासियों का मानना था यदि राजा के साथ ये सभी चीजें रखेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरेगी मृत्यु के बाद। लेकिन आज भी लोगों के बीच जो सबसे 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 ज्यादा जो मिस्टीरियस एस्पेक्ट है, जो तथ्य है, वो यही है कि किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। और बात भी मिस्टीरियस की है कि 147 मीटर ऊंची इमारत पिरामिड ऑफ गिजा कैसे बिना किसी आधुनिक औजारों के, बिना मशीनों के, बिना किसी टूल बॉक्स के खड़ी कर दी उस समय।